स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने पैन बडी चैनल में। और आज का हमारा लेसन है हीट एंड टेम्परेचर। पूरा लेसन हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक डिटेल में कवर करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और हम यहाँ इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, उनको भी पढ़ेंगे, फिर उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर आते हैं। पर उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने पहले से नहीं किया है, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हिट द बेल आइकन जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर। टेक अ सिप ऑफ हॉट टी और कोल्ड ड्रिंक। कोई डिफरेंस लगा आपको? होता क्या है कि जब हीट फ्लो होती है हमारी बॉडी से बाहर की तरफ, तब हमको ठंड लगती है। ऑन द अदर हैंड, व्हेनेवर हीट फ्लोज इनटू आवर बॉडी वी फील हॉट। तो कोल्ड ड्रिंक क्या करती है? हीट को हमसे दूर ले जाती है, अवे फ्रॉम आवर बॉडी। इसीलिए हमें क्या महसूस होता है? कोल्ड महसूस होता है। जबकि जो हॉट टी है उसकी वजह से हीट फ्लोज होती है इनटू आवर बॉडी, और इसीलिए हमें हॉट महसूस होता है। तो हीट गिव्स सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस टू द बॉडी। अब हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच हैज द एबिलिटी टू वर्क। जैसे एग्जांपल के बतौर हम बात कर सकते हैं कि एक इंजन है कार का, मूव कर रहा है, कन्वर्टिंग हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो हीट एनर्जी जो है कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जैसे हम फायर क्रैकर्स जलाते हैं, तो फायर क्रैकर से क्या होता है? कन्वर्ट होती है बोथ लाइट और साउंड एनर्जी में। आप जब भी फायर क्रैकर जलाते हैं तो उसमें से लाइट भी प्रोड्यूस होती है और साउंड भी निकलती है। हम जनरली कैसे फील करते हैं टेम्परेचर? टच करके। कोई भी बर्तन है, अगर हमने उसे छुआ है तो हमें महसूस हो जाता है कि वो हॉट है या नहीं है। तो हीट और टेम्परेचर जो है, ये क्या है? दो कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस भी इसके अंदर, दोनों के अंदर है। हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट अगर उनके टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है बहुत हॉट है और उसी के पास आपने दूसरा ऑब्जेक्ट रखा, तो उसमें से हीट ट्रांसफर हो जाएगी उसमें, जब तक कि उनका टेम्परेचर दोनों का सेम नहीं होता। तो जब उनका सेम हो जाएगा, सामने में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो फिर ये प्रोसेस फिनिश हो जाएगा। तो टेम्परेचर ऑन द अदर हैंड क्या होता है? ये मेजरमेंट है कि कितना हॉट या कोल्ड वो ऑब्जेक्ट है। एक रिलेटिव स्टैंडर्ड स्केल से हम मापते हैं। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, ये बहुत सारे फील्ड्स में हमारे काम आते हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो इन दोनों को ही समझना हमें बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको समझाया कि हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है। हीट को मीजर करना, आप मीजर कैसे कर रहे हैं कि कितना गर्म है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हम टेम्परेचर मीजर कर रहे हैं, और उसके लिए अलग अलग स्केल्स जो है हम यूज करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो टम्बलर है स्टेनलेस स्टील का बना हुआ, उसमें अगर आपने हॉट मिल्क रखा हुआ है और आप उसको बाहर से छू रहे हैं, तो आपको वार्मनेस क्यों महसूस हो रही है? वो क्यों गर्म हो रहा है? When there is a difference in temperature between the two bodies, the energy flows from one body to another, and that is called heat energy. Heat energy flows from the body at high temperature to the body at low temperature. ये मैंने आपको बार बार समझाया कि हीट का जो ट्रांसफर है वो कैसे होता है? हाई से लो की तरफ होता है। जैसे अगर हमने हाई टेम्परेचर पे कोई चीज रखी हुई है, तो उससे ट्रांसफर कहाँ होगा? लो टेम्परेचर की तरफ होगा। यानी कि हाई से लो की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है, जब तक कि दोनों बॉडीज जो है वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर नहीं आ जाती हैं। तो मेन सोर्स ऑफ नेचुरल हीट एनर्जी का क्या है? नेचुरल सोर्स सबसे इंपॉर्टेंट जो अर्थ का है, जहां से अर्थ को हीट मिलती है, वो क्या है? सन। सन से पूरी जो हमारी पृथ्वी है उसको हीट प्रोवाइड होती है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब इसका मेजरमेंट हम किस में करते हैं? हर, जैसे आप जानते हैं, अगर आप वेजिटेबल्स पे ले जाते हैं तो किलो में लेते हैं, मिल्क आप लीटर में ले रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग चीजों को मापने के लिए हमारे पास यूनिट्स होती हैं। ऐसे उसी तरह हम हीट को जूल्स और कैलोरीज में मापते हैं। तो जूल में मापेंगे या फिर कैलोरी लिखेंगे।
and can be generated by various sources such as the sun, fire और electricity. तो सबसे मेजर सोर्स हमारा क्या हो गया? सन है. इसके अलावा आप जानते हैं जब भी सर्दियां होती हैं तो आप फायर जो है वो जलाते हैं. वुड उसका एक अच्छा सोर्स है. फ्यूल कोल है, एलपीजी सिलेंडर है, ये सब क्या है? हीट एनर्जी के सोर्स है. फ्रिक्शन, आप दोनों हाथों को रगड़ते हैं, अगर आप हथेलियां रगड़ते हैं तो क्या महसूस होता है आपको? हीट महसूस होती है. तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस हैं जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, गीजर है, हीटर है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं और हमें इनसे वार्मनेस महसूस होती है. हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी प्लेस्ड एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी प्लेस्ड एट लोअर टेम्परेचर. ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी अभी तक. और हीट का जो ट्रांसफर है, अब हम इसके मेथड्स को भी समझते हैं. तो हीट ट्रांसफर 3 मेथड से होता है. पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन एंड थर्ड है रेडिएशन. कंडक्शन ऑकर होता है जब हीट ट्रांसफर होती है डायरेक्टली फ्रॉम एक ऑब्जेक्ट जो ज्यादा हॉट है और दूसरा उसके फिजिकल कांटेक्ट में आता है जो उतना हॉट नहीं है, तो हीट का ट्रांसफर शुरू हो जाता है. कन्वेक्शन हैपन होता है जब हीट ट्रांसफर होता है मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स से, जैसे एयर है, वाटर है, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, अभी आप पढ़ेंगे. रेडिएशन जो है वो ट्रांसफर ऑफ हीट है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच एज हीट वी फील फ्रॉम द सन ऑन आवर स्किन. तो ये सारे मेथड अब एक एक करके आप एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है इन मेथड्स में. अब हम फटाफट से पहले ये समझ लेते हैं कि जो जनरल इफेक्ट्स हैं हीट के वो क्या होंगे. तो हीट का आप सबको पता है बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है हमारी एवरीडे लाइफ पे. ये हर चीज को जो है इफेक्ट करता है, कैसा हम फील कर रहे हैं, फूड हम क्या ईट करेंगे और क्लोथ्स इवन जब हम वियर करते हैं. आपको पता है समर्स में जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो कॉटन होते हैं जिससे वो स्वेट को एब्जॉर्व कर ले, जबकि विंटर्स में हम जो वार्म क्लोथ्स है वो पहनते हैं और रेनी सीजन में हमारे जो क्लोथ्स है उनका टाइप अलग होता है. When exposed to heat, materials undergo physical and chemical changes. ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. आपको पता है हीट से क्या होता है? चेंज हो जाता है टेम्परेचर में. अगर आप किसी भी सबस्टांस को, चाहे वो गैस हो, लिक्विड है या सॉलिड हो, टेम्परेचर उसका बढ़ा रहे हैं, हीट उसको दे रहे हैं, तो उसका जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा. और इसी तरह अगर आप उससे गिफ्ट मतलब जो एनर्जी है वो ले रहे हैं तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर फॉल होगा. हीट से डायमेंशंस भी चेंज होती हैं. ये कैसे हो जाता है? आपको पता है जो आयरन रिम है उनको जो लकड़ी है उस पर चढ़ाया जाता है या कहीं भी फिक्स कर रहे हैं आप किसी भी मेटल को वुड के साथ, तो कैसे कर रहे हैं? आयरन रिम को हीट करेंगे और उसको आप फिट कर देंगे टाइट से. रिजल्ट क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, आसानी से वो चढ़ जाएगा, गैप्स जो है वो फिट. ऐसी तरह आप देखते हैं ना कि जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं डे टाइम पे, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं नाइट में. इसीलिए लिटिल लूज उनको छोड़ा जाता है जिससे कि नाइट में वो अलाउ हो जाए कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो कर सके. स्मॉल गैप्स हम छोड़ते हैं रेलवे ट्रैक्स के बीच क्योंकि हमें पता है कि मेटल जो है हीट होने पर समर में एक्सपेंड होता है. और थिक वॉल्ड जो ग्लास होते हैं, टम्बलर्स होते हैं, वो क्रैक हो जाते हैं कभी कभी बॉइलिंग वाटर में पोर किया जाए क्योंकि रैपिड एक्सपेंशन होता है इनर सरफेस में. तो हीट जो है उसकी वजह से जो डायमेंशंस है यानी कि थर्मल एक्सपेंशन होता है, इंक्रीज हो जाता है साइज में ऑब्जेक्ट के. हीटिंग की वजह से, हॉट बॉडी की वजह से अगर कूल डाउन करते हैं वो फिर वापस क्या होता है? उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है. इसी तरह से जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, जैसे आप थर्मामीटर से बुखार जो है मापते हैं तो क्या होता है? उसमें जो मरकरी है वो राइज कर जाता है. तो लिक्विड्स जो है वो हमारे एक्सपेंड करते हैं, उनमें भी एक्सपेंशन होता है. इसी तरह गैसेस में भी एक्सपेंशन होता है. तो हीट ब्रिंग चेंजेस इन देयर डायमेंशंस. ये लाइन क्लियर हुई आपको? इसी तरह से मेटल्स जो है हमारे वो भी सब एक्सपेंड हो जाते हैं हीट करने पे, और अगर मेलेबल है तो वो मेलेबल हो जाते हैं. प्लास्टिक मेल्ट हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है. तो जनरल इफेक्ट हो हीट जो है वो क्रूशल है बहुत सारी फील्ड में, कुकिंग से लेके इंजीनियरिंग तक. हीट के हेल्थ इफेक्ट्स भी होते हैं बहुत ज्यादा, बहुत एप्लीकेशंस होते हैं. अगर बहुत लंबे समय तक हाई टेम्परेचर जो है उसका एक्सपोजर हो जाए तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में. आपको लगातार सलाह दी जाती है जब भी टेम्परेचर 40 अबव जाता है कि आप पानी ज्यादा पिए. हीट एग्जॉस्शन हो जाता है, हीट स्ट्रोक हो जाते हैं, कहते हैं ना हिंदी में लू लग गई है, तो वो जो है उससे कभी कभी लोगों की मौत तक हो जाती है. तो ये बहुत खतरनाक होता है. तो इम्पॉर्टेंट होता है कि हॉट वेदर जब भी है तो आप प्रिकॉशंस ले, जैसे आप हाइड्रेटेड रहे, पानी पीते रहें, अवॉइड करें प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, सन पे बहुत ज्यादा धूप में ना रहे.
एडिशनली हीट जो है वो एनवायरमेंट को भी इफेक्ट करता है। अभी एक आप वर्ड बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, कि अर्थ जो है उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा बारिश हो रही है और यूरोपियन कंट्रीज जो है वहां पे हीट बहुत हो गई है, हीट वेव्स चल रही हैं। इतना टेम्परेचर पहले कभी उन्होंने महसूस नहीं किया जितना वो इस समय कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, हीट का टेम्परेचर बढ़ गया है, जो अर्थ है उसी का टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होंगे, ज्यादा बारिश हो रही है, क्योंकि सन से क्या हो रहा है आपने पढ़ा है ना, जो पूरी की पूरी आपकी साइकिल होती है रेन की, वो किस तरह वर्क करती है। ज्यादा गर्मी पड़ेगी, क्या होंगे, बादल बनेंगे, और जब क्लाउड्स फॉर्म होंगे तो फिर बारिश भी ज्यादा होगी, फिर से गर्मी पड़ेगी, फिर वही साइकिल चलती रहेगी। इसीलिए आप देख रहे हैं जगह जगह पर बाढ़ आई हुई है, कितनी ज्यादा तबाही हुई है, दिल्ली में भी कितना ज्यादा पानी भर गया था। तो ये इफेक्ट है किसका, हीट का। पूरा इकोसिस्टम हमारा जो है चेंज हो सकता है हमारे इस क्लाइमेट चेंज से। इसीलिए एसेंशियल है अंडरस्टैंड करना जो इफेक्ट्स होते हैं हीट को, एंड हम मीजर करें, माइटिगेट करें इसके निगेटिव इम्पैक्ट्स जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। और आजकल तो इसके कितने सारे निगेटिव इम्पैक्ट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, हेल्थ से लेकर एनवायरमेंट तक सारी चीजें जो है इफेक्ट हो रही हैं हीट से। Heat flows from a body placed at higher temperature to a body placed at lower temperature. ये चीज मैंने आपको क्लियर कराई है। तो अब हम समझते हैं कि मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर होते क्या क्या है। तो 3 मेन मेथड्स हैं हीट ट्रांसफर के, जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन अगर होता है जब हीट ट्रांसफर होती है मटेरियल के थ्रू। As example is when you touch a hot stove, feel that heat is spreading through your hand. कन्वेक्शन होता है जब हीट ट्रांसफर होता है फ्लूइड के थ्रू, जैसे एयर है या वाटर है, मूवमेंट ऑफ दैट फ्लूइड जो है वो हीट को स्प्रेड करता है। दिस इज व्हाई वार्म एयर राइजेस एंड कूल एयर सिंक्स। रेडिएशन होकर होता है जब हीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, जैसे एमिटेड होती है जो रेज सन से और हमें हीट महसूस होती है। इसी तरीके से अर्थ रिसीव करती है हीट फ्रॉम द सन। ये जो तीनों मेथड है ये समझना क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारी एवरीडे की लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, knowing how heat is transferred through materials can help us design more efficient buildings and appliances. It can also help us understand weather patterns and the behavior of natural phenomena like volcanoes and earthquakes. तो डे टू डे लाइफ में ये हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि बिल्डिंग और अप्लायंसेस जो है रोज बरोज हम लोग नई नई बना रहे हैं, और अगर हम ये मेथड्स इजीली समझ लेते हैं तो हमें बहुत हेल्प मिलती है आगे अच्छी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, अच्छे अप्लायंसेस बनाने में, और ये फिनोमेना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू अ मटेरियल विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ। मटेरियल खुद मूव नहीं कर रहा है, जबकि दो ऑब्जेक्ट्स जो अलग अलग टेम्परेचर के हैं और जब हम उनको कांटेक्ट में लेके आते हैं तो हीट फ्लो होता है वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर में, जब तक कि वो दोनों ही थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच जाते हैं। अर्लियर भी हमने इसके एग्जांपल्स देखे कि मेटल ऑब्जेक्ट्स जो है वो हॉट हो जाते हैं जबकि वो हॉट लिक्विड्स या सॉलिड्स के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे कि अगर आप एक कंटेनर ले लीजिए और उसमें हॉट वाटर है और उसमें एक आयरन नेल आप डाल दीजिए, तो होगा क्या कि आयरन नेल भी हॉट हो जाएगा, क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा। अब ये कंडक्शन के थ्रू हो रहा है। जो पार्टिकल हैं वार्मर ऑब्जेक्ट के, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा हो जाती है और ये वाइब्रेट होते हैं विगरसली। वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं नेबरिंग पार्टिकल्स के साथ और इस तरीके से एनर्जी पास ऑन कर देते हैं अदर्स में। ये जो नेबरिंग पार्टिकल्स है ये फिर स्टार्ट कर देते हैं फास्टर मूव करना, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और आगे इसी तरीके से ये हीट को ट्रांसफर करते रहते हैं, और यही प्रोसेस कंडक्शन है। जो रेट ऑफ कंडक्शन है वो डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर्स पे, जैसे टेम्परेचर डिफरेंस है कितना ऑब्जेक्ट्स के बीच, और मटेरियल किस चीज का बना हुआ है, उनका सरफेस एरिया कितना है। आपको पता है कंडक्टर्स जो होते हैं वो मेटल होते हैं जो हीट को अलाउ करते हैं आसानी से फ्लो करने के लिए, जबकि पुअर कंडक्टर्स हैं एयर और वुड जो अलाउ नहीं करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। बल्कि इंसुलेटर्स ये मटेरियल्स हैं जो प्रिवेंट करते हैं, रिड्यूस करते हैं हीट के ट्रांसफर को और बल्क करते हैं, क्रिएटिंग पॉकेट्स ऑफ ट्रैप्ड एयर दैट स्लो डाउन कंडक्शन। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है हमारा कंडक्शन का है, और इसमें हमें कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में भी समझना होता है। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं
जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, जबकि प्लास्टिक, वुड, ग्लास, एयर, वाटर, ये मटेरियल जो एनर्जी को अलाउ नहीं करते हैं आसानी से पास होना, वो कहलाते हैं इंसुलेटर्स। और एप्लीकेशंस ऑफ इंसुलेटर क्या है? वी प्रेफर वुलन क्लोथ्स इन विंटर सीजन बिकॉज वूल इज एन इंसुलेटर। इग्लूज जो है पोलर रीजन्स में बने होते हैं आइस के, क्योंकि आइस क्या है? एक इंसुलेटर है। बेकेलाइट, a kind of hard plastic, is used to make handles of cooking utensils to protect our hands from the heat while cooking because they are good insulators। तो दोनों का ही अपना अपना महत्व है। सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, ये आपको याद रखना है। एक छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आसानी से इस तरीके के आ जाते हैं। तो मेटल्स जो है उनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इजिली एक एंड से दूसरे एंड सबस्टेंस में मूव हो जाते हैं और कैरी करते हैं हीट को अपने साथ। तो इसीलिए जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। मैंने आपको बताया कि वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन फिर भी हम वाटर बॉईल करते हैं, हीट करते हैं, तो कैसे होता है? वो कंडक्शन नहीं है, वो क्या है? कन्वेक्शन है। ट्रांसफर ऑफ हीट होता है मूवमेंट ऑफ फ्लूइड जो होता है उसके थ्रू। जैसे लिक्विड और गैसेस हैं, इन सब में जो हीट का ट्रांसफर है, जो फ्लूइड के अंदर मूवमेंट हो रहा है उससे होता है, और उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। ये अकर होता है जब हम फ्लूइड को हीट करते हैं तो वो लेस डेंस हो जाता है और राइज करता है, जबकि कूलर डेंसर फ्लूइड जो है सिंक हो जाता है उसकी जगह लेने के लिए। इस तरीके से सर्कुलर मोशन जो है ट्रांसफर ऑफ हीट का क्रिएट होता है एक एरिया से दूसरी तरफ। टू टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन होते हैं, नेचुरल और फोर्स। नेचुरल कन्वेक्शन ऑकर होता है जब फ्लूइड मूव करता है on its own due to the difference in density caused by temperature changes। जबकि फोर्स कन्वेक्शन ऑकर होता है जब एक एक्सटर्नल फोर्स काम करता है, जैसे फैन है या पंप है, और फ्लूइड को मूव कराता है। कन्वेक्शन प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना में, जैसे वेदर पैटर्न्स हैं, ओशियन करेंट्स हैं, और जो ह्यूमन मेड सिस्टम है जैसे हीटिंग और कूलिंग सिस्टम है, उनमें भी कन्वेक्शन का रोल होता है। Sea breeze and land breeze are two types of local winds that occur near coastlines. They are caused by the difference in temperature between the land and sea। जो land और sea का अलग अलग टेम्परेचर है उसकी वजह से ये फिनोमेना occur होता है। डे टाइम में क्या होता है? लैंड हीट कर जाता है फास्टर देन सी। वाटर सी का जो है वो उतनी तेजी से गर्म नहीं होता जितनी तेजी से लैंड जो है वो हीट अप हो जाती है। इससे क्या होता है कि एयर जो लैंड के पास है वो राइज करती है, क्योंकि आपको पता है गर्म हवा हल्की हो जाती है, और इसकी वजह से एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है लैंड में। जबकि जो एयर है वो कूलर है सी पे, और वो उसकी जगह लेने के लिए लैंड की तरफ आ जाती है, और हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है ओवर द सी। तो विंड ब्लो करता है हाई प्रेशर एरिया से ओवर द सी टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया ओवर द लैंड, क्रिएटिंग अ सी ब्रीज। यहाँ आप देख रहे हैं कि लैंड वार्म हो गया है, और जो कूल एयर है वो यहाँ सी के पास है, और वार्म एयर यहाँ से ऊपर उठ रही है, और जो लैंड की एयर है वो क्योंकि कूल है तो वो उसकी जगह लेने के लिए यहाँ पर आ गई। इस तरीके से पूरी साइकिल क्रिएट हो रही है डे टाइम में, और इसको हम कह रहे हैं, जो ब्लो कर रहा है जो हमारा सी है उसको हम सी ब्रीज बोल रहे हैं, जो एयर हमारा ब्लो हो रहा है। रात में इसके अपोजिट होता है, क्योंकि लैंड जो है वो फास्टर कूल होता है। ये देखिए यहाँ लिखा है ना, लैंड कूलर। तो अब रात में क्या है? मून आ गया। यहाँ डे टाइम में क्या था? सन था, और लैंड कैसी थी? वार्मर थी, और सी कूलर था। पर रात में सी उतनी ज्यादा ठंडा नहीं हुआ जितनी जल्दी लैंड जो है वो कूल कर गई। तो यहाँ जो विंड है वो कैसी है? वार्म है। तो यहाँ क्रिएट होगा लो प्रेशर एरिया, जबकि यहाँ पे क्या है? आपको पता है कि लैंड फास्टली जो है वो कूल डाउन हो गई है, और हाई प्रेशर एरिया वहां पर क्रिएट हो गया है। तो विंड कैसे मूव करती है? हाई प्रेशर ओवर एरिया ओवर द लैंड एंड लो प्रेशर एरिया ओवर द सी। तो विंड ब्लो करेगा हाई प्रेशर एरिया ओवर द लैंड टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया ओवर द सी, और इसकी वजह से क्या होगा? लैंड ब्रीज होगी। तो ये दोनों आपको समझ आ गया अलग अलग। दिन में क्या हो रहा है? लैंड जो है वो वार्मर है पर सी कूलर है। तो हवा बह रही है कहां से? लैंड से सी की तरफ जा रही है। इस तरीके से पूरी साइकिल क्रिएट हो रही है। ये हवा जो है कहाँ की कूल डाउन है? आपके सी की, और सी से किधर की तरफ आ रही है? लैंड की तरफ आ रही है। क्रिएट आपको पूरा इससे जो डायग्राम है उनसे समझ आ रहा होगा। जबकि रात के समय लैंड जो है कूलर है और सी कैसा है? वार्मर है। तो जो विंड है वो आपकी सी में से जो वार्म एयर है वो किधर ऊपर की तरफ उठ रही है, और जो
कूल एयर है वो उसकी जगह लेने के लिए सी की तरफ जा रही है। तो दोनों ही ये आपको यहाँ डायग्राम से क्लियर हो गए होंगे। अब जो हमारा ये कन्विक्शन है इसके एप्लीकेशंस होते क्या क्या है, और ये तो हमने एक नेचुरल फिनोमेना समझा। एयर कंडीशनर भी तो इसी तरह काम करते हैं। आप उनको इंस्टॉल करते हैं सीलिंग के पास रूम में, क्योंकि वो रिलीज करते हैं कूल ड्राई एयर इनटू द रूम। और कूल एयर कैसी होती है, डेंसर होती है, तो ये सिंक करती है। जबकि एयर जो रूम के अंदर प्रेजेंट है वो क्या करेगी, लेस डेंस होगी और राइज करेगी। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और आपका पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा। ऐसे एग्जॉस्ट फैंस है उनको हम फिट करते हैं सीलिंग के पास किचन में, ये एश्योर करने के लिए कि सारा हॉट एयर बाहर निकल जाए जितना भी ऊपर राइज अप हो रहा है। क्योंकि आपको पता है गर्म हवा हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है, तो वो क्या करेगी, एग्जॉस्ट फैंस के थ्रू बाहर निकल जाएगी। इसी तरह ग्लाइडर पायलट्स जो होते हैं वो अपने ग्लाइडर्स को जो राइजिंग एयर है अबव द लैंड उसकी वजह से स्काई में अप रखते हैं। तो ये फिनोमेनास मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गए होंगे। जब हम सिट करते हैं फ्रंट ऑफ फायर तो हमको वार्मनेस महसूस होती है, जबकि हमको पता है कि एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो ये कंडक्शन नहीं है, लेकिन ये कन्विक्शन भी नहीं है, क्योंकि कन्विक्शन में क्या होता है, अपवर्ड्स राइज होता है। मैंने आपको बताया फ्लूइड्स होते हैं वो अपवर्ड राइज होते हैं। ये जो हीट ट्रांसफर है ये है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी without heating the space in between them and it is called radiation। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन ट्रांसफर ऑफ हीट है through electromagnetic waves। Unlike conduction and convection, radiation can occur even in a vacuum। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है रेडिएशन का है वो है हीट जो हम रिसीव करते हैं सन से। इनफैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स विद अ टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट जीरो एमिट रेडिएशन। तो जो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी होता है उसको एक मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन रेडिएशन प्रोसेस में आपको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए मैंने कहा जब आप बोन फायर पे बैठते हैं तो हम रिसीव करते हैं जो हीट वो किसके थ्रू है, रेडिएशन। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर। कितना गर्म है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी हीट रेडिएट कर रहा है, उसका सरफेस एरिया क्या है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो हॉटर है और उसका लार्जर सरफेस एरिया है तो वो ज्यादा रेडिएशन जो है वो करेगा। ऐसे ही जो रेडिएशन है हॉट पीस ऑफ मेटल का वो एक कूलर पीस ऑफ मेटल से ज्यादा होगा। रेडिएशन कैन आल्सो बी अब्सॉर्ब और रिफ्लेक्टेड बाय डिफरेंट मटेरियल्स। जैसे डार्क कलर्ड मटेरियल्स हैं वो ऑब्जर्व करते हैं ज्यादा रेडिएशन लाइट कलर्ड मटेरियल से ज्यादा। आपको पता है ये चीज, पहले भी आपको क्लियर है। तो रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफर है वो किसके थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हो रहा है। ये कंडक्शन और कन्वेक्शन से अलग एक डिफरेंट मेथड है। और यहाँ पे जो आपको पता है कि ब्लैक बॉडीज होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं और रेडिएट भी करती हैं फास्टर हीट को। एप्लीकेशंस क्या है रेडिएशंस के, तो विंटर्स में हम वियर करते हैं डार्क कलर क्लोथ्स जिससे कि हमारी बॉडी वार्म रहे, क्योंकि डार्क कलर्स क्या है, गुड एब्जॉर्ब करते हैं हीट को। कोल्ड और हिली एरियाज जो हैं उनमें आउटर वॉल्स हैं रूफ की, उनको यूजुअली हम पेंट करते हैं डार्क कलर से जिससे घर गर्म रहे। रेडिएटर्स जो कार्स के हैं उनको पेंट किया जाता है ब्लैक से जिससे कि रेडिएट करें हीट वेव को बाहर। रूम हीटर्स हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं बिहाइंड द कूलिंग कॉइल are polished, shiny and silvery so that the maximum amount of heat can be radiated towards the front। तो ये है हमारी एप्लीकेशंस रेडिएशंस की जो कि अलग अलग टाइप की है। थर्मोफ्लास्क जो है उसको हम वैक्यूम फ्लास्क के नाम से भी जानते हैं। और ये कंटेनर होता है जो हॉट लिक्विड्स होते हैं उनको हॉट रखता है और कूल लिक्विड्स को कोल्ड रखता है एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ है, ये वैक्यूम है, इनर ग्लास लेयर है, ये आउटर ग्लास लेयर है। अंदर लिक्विड फिल किया है हमने, रिफ्लेक्टेड कोटिंग है, बाहर से आउटर केसिंग है, ये एक सपोर्ट स्ट्रक्चर हमने बना रखा है। तो ये जो डबल वॉल कंस्ट्रक्शन है इंसुलेटिंग लेयर का, जो वैक्यूम है बिटवीन द वॉल्स, उसकी वजह से हीट ट्रांसफर प्रिवेंट होता है कंडक्शन और कन्वेक्शन से, कीपिंग द कंटेंट्स जो ओरिजिनल टेम्परेचर है उसका जो आपने रखा है, अगर कूल रखा है तो कूल रहेगा, अगर हॉट है तो हॉट रहेगा। ये जो थर्मोफ्लास्क है इनको इन्वेंट किया था 19th सेंचुरी में सर जेम्स डेवार ने। ये एक स्कॉटिश
फिजिसिस्ट और केमिस्ट थे. He was trying to find a way to store liquid gases at extremely low temperature without evaporation. The first thermoflasks were made of glass, but later versions were made of more durable materials like stainless steel and plastic. टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर है मेजरमेंट, एवरेज काइनेटिक जो एनर्जी है पार्टिकल्स की एक सबस्टांस से. वो सिंपलर टर्म्स में अगर हम बात करें तो ये बताना कि कोई चीज कितनी ठंडी है या गर्म है, वही हमारा क्या है? टेम्परेचर है. और इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं थर्मामीटर्स का, जो वर्क करते हैं डिटेक्टिंग चेंजेस इन द वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ ए सबस्टांस एज इट हीट्स अप और कूल्स डाउन. टेम्परेचर प्ले करता है क्रूशियल रोल हमारी डेली लाइफ्स में. फॉर एग्जांपल, we use temperature to determine whether food is cooked properly or adjust the thermostat in our homes and to monitor the weather. ये हमारा जो बिहेवियर है डिफरेंट मटेरियल्स का, वो कैसे बिहेव करते हैं वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. कुछ मटेरियल एक्सपेंड हो जाते हैं जब हम उनको हीट करते हैं और कॉन्टैक्ट कर देते हैं जब हम कूल कर देते हैं, तो उनका बिहेवियर अपोजिट होता है. Understanding temperature is therefore important for a wide range of applications, from cooking and climate control to material sciences and engineering. Scales of temperature जो है वो हमारे 3 हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन. हर स्केल की यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं और उनके यूज होते हैं. सेल्सियस मोस्ट कॉमनली यूज स्केल है और ये बेस्ड ऑन है फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? वाटर फ्रीज कर जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होने लगता है. इसी पे ये वर्क करता है. फ़ारेनहाइट जो है प्राइमरीली यूज होता है यूनाइटेड स्टेट्स में और बेस करता है सिस्टम ऑफ डिग्रीज दैट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय इटालियन गैब्रिएल फ़ारेनहाइट इन द अर्ली 18th सेंचुरी. इस स्केल में जो मेल्टिंग पॉइंट है प्योर वाटर का, वो ऐसे टेक इन किया जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज टेकन एज जो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो जो फ़ारेनहाइट स्केल है हमारा, उसमें जो टेम्परेचर आएंगे हमारे, वो आएंगे हमारे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. जबकि जो केल्विन स्केल है, इसको इन्वेंट किया था लॉर्ड केल्विन में और ये बेस करता है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, जो रिप्रेजेंट करता है द पॉइंट एट विच ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस. ये स्केल जो लॉर्ड केल्विन ने इन्वेंट किया था, एसआई यूनिट जो टेम्परेचर की है उससे भी हम केल्विन ही लेते हैं. एसआई यूनिट टेम्परेचर की जो हम मानते हैं वो क्या है? केल्विन है. मेल्टिंग पॉइंट वाटर को यहाँ हम लेते हैं 273 K और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है यहाँ पे आपका 373 K. यानी कि ये स्केल डिवाइड होता है 100 इक्वल पार्ट्स में, जहां हर पार्ट जो है आपका 1K है. ये पूरा का पूरा जो केल्विन स्केल है ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 100 में. और ये जो आपके 100 इक्वल पार्ट्स हैं, इसमें हर पार्ट जो है वो कितना है? 1K. तो ये 3 हो गए आपके केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. ये है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर. अगर हम इंटर कन्वर्जन करना चाहते हैं बिटवीन स्केल्स तो हम आसानी से कर सकते हैं और हमारी जो इक्वेशंस आएंगी वो आएंगी C/100 इक्वल्स टू F-32/180. और अगर हमें नेक्स्ट चेंज करना है तो हमें याद रखने हैं अपने फॉर्मूलेस को, जो इस तरह है. जैसे हमें सेंटीग्रेड में चेंज करना है अगर, तो 5/9 F-32. इसी तरीके से अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो 9C/5 + 32. अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आसानी से, जिसको आप समझ सके कि कन्वर्ट करना है आपको 59 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड. ये आपके क्वेश्चंस एग्जाम में भी आएंगे कि कन्वर्ट कर दीजिए 59 डिग्री को फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में. तो आप किस तरह करेंगे? फॉर्मूला रहेगा आपका C = 5/9 F-32. इसमें हम अपनी वैल्यू को पुट कर देते हैं. तो C = 5/9. फ़ारेनहाइट की जगह हमको राइट आउट करना है 59 - 32. वेरी इजी. अब आप क्या करेंगे? 59 में से 32 को माइनस कर देंगे तो आपका आता है
C इज इक्वल टू 5/9 27। अब हम इसको कट कर देंगे 9 से, तो आपका आता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? ये कितना हुआ आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 और 9 3 जा कितना होता है 27। आसानी से आप कर सकते हैं। और 5 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे भी हम और एग्जाम्पल्स से इन चीजों को अभी समझते हैं। एग्जाम्पल 2 आप देख लीजिए। अगर आपको टेम्परेचर है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो किस तरह करेंगे? तो F इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 32। तो F इज इक्वल टू क्या होगा 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 37 प्लस 32। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है आपको? ये देखिए 9C लिखा था, तो ये आ गया हमारा C की वैल्यू जो क्या है 37 डिग्री। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 37/5 प्लस 32। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हम यहाँ कट कर देंगे 5 से 37, तो हमारा आ जाएगा 7.4। आपको पता है 5 7 जा कितना होता है, ये भी करके मैं आपको शो कर देती हूँ। 5 7 जा 35, माइनस कर दिया आपने, 7 में से 5 चला गया तो कितना आ गया आपका 2। आपने पॉइंट लगाया और 0 लेकर आए, 5 4 जा 20। तो ये आपका कितना आ गई वैल्यू 7.4। वही मैंने यहाँ पुट किया है। और आपको क्या करना है 32 जो कि फॉर्मूले में था वो आपको ऐड करना है। तो अब आपका कितना आ गया F इज इक्वल टू 9 से 7.4 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 66.6 प्लस 32। तो ये आपका आ गया F इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसीलिए जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है वो किसके बराबर है 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर है। अब मैंने यहाँ आपको तीनों फॉर्मूलेस लिख के दिखाए हैं और दोनों तरीके से कन्वर्ट करके शो किया है किस तरीके से अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप कन्वर्ट कैसे करेंगे। इसी तरीके से जो यूनिट्स ऑफ हीट है वो भी पूछी जाती हैं एग्जाम में, और उनको भी आपको याद रखना होता है कि जो हीट है आपकी उसके यूनिट्स क्या क्या होंगे। तो 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल और 1 कैलोरी यानी कि किलो कैलोरी इज इक्वल टू होता है 1000 कैलोरी। या फिर आप कह सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी। जो कॉमनली यूज यूनिट्स हैं जिसे आप मीजर करते हैं हीट्स को वो होती हैं जूल, ये आपको याद रखना है, और कैलोरी। जूल को हम लिखते हैं कैपिटल J से और कैलोरी को हम लिखते हैं CAL। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है यूनिट्स ऑफ हीट। कैलोरी जो है 1 कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर होती है रेज करने के लिए टेम्परेचर को 1 ग्राम ऑफ वाटर के थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रिलेशन है यूनिट्स का कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ये आपको ध्यान रखना है। पहले तो आपको हीट की यूनिट्स ध्यान रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है अपने आप में। यहाँ तीनों फॉर्मूलेज हैं आपके कि किस तरह आप सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। दोनों मैंने आपको करके दिखाया और यूनिट्स ऑफ हीट जो है वो मैंने आपको शो की हैं कि क्या क्या होंगी। अगर आप कहेंगे तो मैं और भी एग्जाम्पल आपको इसके दे दूंगी। 3 कॉमनली यूज्ड थर्मामीटर हैं, क्लिनिकल, डिजिटल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। ये जो आप डायग्राम में भी देख रहे हैं ये क्लिनिकल थर्मामीटर्स मैंने शो किए हैं आपको। तो नंबर 1 ये आप आसानी से काफी दिनों से इस्तेमाल होता रहा है। अब ये डिजिटल वाले भी आ गए हैं। यहाँ देखिए ये आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है जिसको मेजर किया जाता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। 35 डिग्री से लेकर जो यहाँ शो है आपका जो एंड में 42 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ आपको शो किया है मैंने, दिखाई दे रहा होगा। तो ये वेरी करता है विद इन द इट्स रेंज। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड नैरो ग्लास ट्यूब। ये जो ग्लास ट्यूब है ये मरकरी है यहाँ पर। जब भी आप इसको पेशेंट या जो भी पर्सन है उसको लगाते हैं तो ये राइज कर जाता है
और जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें कंस्ट्रिक्शन होता है, किंक जिसको बोलते हैं ग्लास ट्यूब में मरकरी बल्ब के ऊपर, जिससे कि ये जो है बैक फ्लो मरकरी का नहीं होने देता ट्यूब में और आप टेम्परेचर कन्वीनियंटली रीड कर लेते हैं। थर्मामीटर जब भी हमें दोबारा इस्तेमाल करना होता है तो हम थोड़ा सा जर्क लगाते हैं जिससे मरकरी बैक आ जाए बल्ब के अंदर। इसी तरीके से ये काम करता है। तो 37 डिग्री टू 98 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट हम इससे नाप लेते हैं। जो टेम्परेचर जो है पर्सन अगर फीवर आता है तो ये 42 डिग्री से सेंटीग्रेड से अबव नहीं जा सकता, ना 35 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो जा सकता है, उतना ही ये मीजर कर सकता है। फिर हमारे आते हैं डिजिटल थर्मामीटर्स। डिजिटल थर्मामीटर्स जो होते हैं, आपको पता है मरकरी कैसा होता है, टॉक्सिक होता है नेचर में। मरकरी का नेचर किस तरीके का है, टॉक्सिक है। तो यहाँ मरकरी नहीं यूज करते। आपको यहाँ डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, ये डिजिटल थर्मामीटर है, आजकल वाइडली यूज हो रहे हैं। और इसमें बस बाहर प्लास्टिक बॉडी है और ये डिस्प्ले है। और ये जो वर्क करता है ये एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसको बोलते हैं वो इसमें लगा हुआ है। यहाँ पर आपका फीवर डिस्प्ले हो जाता है। फिर आते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर्स। ये लेबोरेटरीज में यूज करते हैं हम। जो हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे बॉइलिंग वाटर है या कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट है उसको टेम्परेचर देखने के लिए, तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके -10 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव जाते हैं ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर जो कि माइनस में है 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये वर्क करते हैं। कॉमर्शियली जो है कुछ फील्ड्स हैं जैसे फार्मास्यूटिकल्स है, एनवायरमेंट है, फूड एंड पेट्रोलियम टेस्टिंग है, उनमें भी इनका इस्तेमाल होता है। कई थर्मामीटर्स ऐसे होते हैं जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स दोनों होते हैं और उसको आप टेम्परेचर रीडिंग दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कैसे थर्मामीटर रीड करना है, तो होल्ड कीजिए थर्मामीटर को आई लेवल पे और जो रीडिंग है जिससे कि वो आसान हो जाए, रोटेट कीजिए बैक एंड फोर्थ अंटिल द मर्करी इन द शाफ्ट इज क्लियरली विजिबल। आइडेंटिफाई कीजिए मार्किंग जो शाफ्ट में कहाँ स्टॉप हो रहा है और आप उसको रीड कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्लिनिकल थर्मामीटर यूज होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए ह्यूमन बॉडी का, जो रेंज करता है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और जो डिजिटल थर्मामीटर है उसमें थर्मिस्टर लगा होता है मेजर करने के लिए, जो सेंस करता है टेम्परेचर को। थर्मिस्टर आपको ध्यान रखना है। लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज होता है लेबोरेटरीज में टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो इस तरीके से हमारे 3 तरीके के थर्मामीटर्स जो है वो हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया है और अब आप न्यूमेरिकल्स भी आसानी से कर लेंगे। इसमें से न्यूमेरिकल्स जरूर आते हैं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझिए। नहीं समझ आता है तो दोबारा से आप जाकर वीडियो चलाकर देख सकते हैं। Like, share and subscribe my channel, and again very thanks for watching my video.